तो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग का चल रहा था कि मैथ का और साइंस का आपका प्रीवियस ईयर आरआरबी एलपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका सीरीज चल रहा था। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैथ का जो अक्षय सर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैथ का बता रहे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं और शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं मैथ का क्वेश्चन को। तो डेली वो बता रहे हैं, सुबह 8 बजे आप लोग उनका क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं कैसे कॉन्सेप्चुअल बनाना है, ट्रिक से कैसे बनाना है शॉर्ट में, ठीक है। तो वो आप लोग जरूर देखें। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ आरआरबी एलपी का। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कल आपका आरआरबी एलपी का 9 तारीख 8वां महीना 2018 का शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो 10 क्वेश्चन मैं करवा दिया था, 10 क्वेश्चन बचा हुआ था। देखो मैं कम ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन में लगभग आपको 70-80 क्वेश्चन से निकल के आ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इसे कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। और जो लोग नहीं देखें, हमारा इससे पहले वीडियो एक अपलोड हो चुका है, तो उसको जाकर के आप लोग जरूर देखें। और मेरा क्लास देखते समय आप कॉपी पेन बैठ करके देखें ना नोट्स, क्योंकि बहुत सारा आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा ना जो कि आप बेसिक थ्योरी में भी नहीं पढ़ोगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है। और सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर तो करना ही है, ठीक है। तो चलो देखो, पहला हमारा क्वेश्चन आपका आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ना। क्या उस रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं। रेनबियर नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, मतलब रेनबियर के नोट्स कौन सा खाली जगह होता है, ठीक है। तो जो दो डैश के बीच में पाया जाता है, तो रेनबियर नोट्स किसके दो डैश के बीच पाया जाता है। तो सबसे पहले रेनबियर नोट्स है कहाँ, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा रेनबियर नोट्स है कहाँ भाई। तो ऑप्शन में देख रहे होगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका दिया हुआ माइलिनीकृत एक जोन है, फिर क्या दिया ऑस्टियोब्लास्ट है, फिर ग्रंथि कोशिकाएं, फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट है। तो सबसे पहले जो अगर आधा ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, आधा से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। न्यूरल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम से, ह्यूमन ब्रेन के अंदर आता है नर्वस सिस्टम, तो उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर ही नोड ऑफ रेनबियर पाया जाता है। और ये किसके बीच का खाली स्पेस होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, फिर उसके बाद आप ऑप्शन खुद मानोगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में जब पढ़ते हैं तो ह्यूमन ब्रेन क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। तो ह्यूमन ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है, याद रखना। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है ना, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम की, नर्वस सिस्टम का सबसे छोटी यूनिट क्या होता है, आपका न्यूरॉन होता है। और वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लंबा जो सेल भी होता है, कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है। और ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, छोटा छोटा तंत्रिका, ये क्या सेल पाया जाता है। अब न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। अब न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे तो देखो, ह्यूमन ब्रेन को सबसे पहले, ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूरॉन जो सबसे छोटा यूनिट है। अब न्यूरॉन को 3 कैटेगरी में बांटा गया। न्यूरॉन के पार्ट के बारे में पढ़े तो ये देख रहे हो आप लोग, न्यूरॉन का फिगर है, इसमें 3 पार्ट आपको पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन सा 3 पार्ट होता है आपका, एक होता है सेल बॉडी, न्यूरॉन के अंदर क्या क्या बॉडी होता है, सेल बॉडी, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोन बोलते हैं। फिर उसके बाद डेंड्राइट्स पाया जाता है, डेंड्राइट्स पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका क्या पाया जाता है, तीसरा एक्सॉन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मानवों के अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूरॉन जो सबसे छोटी यूनिट होती है। और न्यूरॉन के अंदर क्या क्या, न्यूरॉन किससे मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, डेंड्रिट्स और एक्सॉन से मिलकर के बना होता है। अब ये न्यूरॉन का एक फिगर है। अब इसको आपको देखना क्या, फिगर में ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आदमी को हवा भी नहीं लगने वाला। तो देखो, न्यूरॉन का ये जो पार्ट है, ये जो पूरा गोल वाला पार्ट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये पूरा गोल वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बॉडी बोलते हैं। और सेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है, ये पूरा न्यूरॉन का क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस है, यही केंद्रक है। ये क्या है आपका केंद्रक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो न्यूरॉन के अंदर ही क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस, जो न्यूरॉन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पूरा वाला क्या होगा, सेल बॉडी, और इसके अंदर न्यूक्लियस छुपा होता है। अब देख रहे होगे ये ब्रांच जैसा, क्या ब्रांच जैसा निकला हुआ है ना सेल बॉडी के ऊपर, ब्रांच के जैसा जो निकला है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रिस बोलते हैं ना, डेंड्राइट बोलते हैं। अब इसका क्या काम है, तो बाहर से जो संकेत आता है ना, संकेतों को क्या करना है, रिसीव करना है ना, सिग्नल्स को रिसीव करना है ना। तो ये क्या काम है इसका, रिसीव सिग्नल्स, कुछ भी सिग्नल्स जो है उसको रिसीव करता है, ये कौन, डेंड्राइट, ठीक है, याद रखना है। तो डेंड्राइट का क्या काम है, रिसीव सिग्नल करना। किसके ऊपर होते हैं, ये आपका सेल बॉडी के ऊपर होते हैं। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, केंद्रक होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, अब देखो, अब पूरा पार्ट्स के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये इस तरह एक लंबी पतली नलिका जैसे जुड़ी होती है। तो इस चीज़ को हम पूरे सिस्टम को यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन के नाम दे दिए। क्या दे दिए, एक्सॉन का नाम दे दिया। और एक्सॉन में और छोटी छोटी संरचनाएं होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ से जो जुड़ा हुआ था है ना, सेल बॉडी
बॉडी से जुड़ा हुआ था, ये नीचे तक फैला हुआ शाखा का जैसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोन बोलते हैं। अब एक्सोन के अंदर ये इस तरह कुछ जगह होता है ना, इस तरह कुछ होते हैं, ये पार्ट होते हैं, दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? इस तरह जो है ना, तो इसका क्या नाम है आपका? बात करते हैं माइलिन शेथ एक्सोन। क्या है? सेलेन के क्या बोलते हैं? एक्सोन के अंदर कुछ संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलेंगे? माइलिन शेथ एक्सोन बोला जाता है। ये तीनों क्या? माइलिन शेथ एक्सोन बोला जाता है। अब इसका क्या काम है? अब माइलिन शेथ एक्सोन है, ठीक है। अब देखो इसके बाद पढ़ते हैं, अब यही जो माइलिन शेथ एक्सोन है, तो दो माइलिन शेथ एक्सोन के बीच का जो खाली जगह पाया जाता है ना, दो माइलिन शेथ एक्सोन के बीच जो खाली जगह पाया जाता है, उसी को बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। क्या बोलते हैं? उसी को नोड ऑफ रेनबियर। तो अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। किसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर? किसके जगह खाली स्थान, किसके बीच का रिक्त स्थान है? तो माइलिन शेथ। देखो तो कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए है, माइलिनीकृत एक्सोन। इसको माइलिनीकृत एक्सोन भी बोलते हैं, माइलिनित शेथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक्सोन लास्ट कहाँ तक फैला हुआ रहता है? ये इस तरह रहता है। अब ये क्या करता है? ये रिसीव सिग्नल को करता है, सिग्नल को भेजता है। और जो एक्सोन जहाँ पे खत्म होता है ना, ये बिंदु जहाँ पे खत्म होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। तो पूछेगा सिनेप्टिक नॉब क्या होता है? जहाँ पे एक्सोन जाके खत्म होता है। अब इसका क्या काम है सिनेप्टिक नॉब का? तो देखो दिमाग हमारे ह्यूमन तंत्रिका तंत्र में ढेर सारा होगा इस तरह न्यूरॉन, एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, तो ढेर सारा होगा। तो अलग अलग जितने भी इसी तरह सेम अलग अलग न्यूरॉन इससे जुड़े होते हैं, इससे ढेर सारा अलग अलग न्यूरॉन इस तरह से जुड़े होते हैं। तो ये क्या करता है? न्यूरॉन को एक दूसरे से, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम कौन करता है? सिनेप्टिक नॉब। तो याद रखना सिनेप्टिक नॉब कहाँ पे पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपका क्वेश्चन आता है निसल्स ग्रेनुअल्स, निसल्स ग्रेनुअल कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना है आपका ह्यूमन ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, जो सेल बॉडी के अंदर छोटे छोटे कण पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेनुअल्स, या क्या बोलेंगे? निसल्स कण भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये याद रखना आपको, निसल्स कण कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन तंत्रिका में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना। तो इसका आंसर समझ में आएगा, दो माइलिन शेथ के बीच के खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब आपको बताना है हमारा जो किडनी है ना, तो किडनी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चन आप एक बार डिटेल पढ़ोगे तभी मजा आने वाला है, क्योंकि अगर इसका एक एक करके हम लोग लगाएं आंसर तो मज़ा नहीं आने वाला। इससे आपका क्या होगा? चैप्टर का गो थ्रू होने वाला है, ठीक है। और चीज़ों को नोट डाउन करो, जब ये दोबारा पढ़ोगे ना, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आपको एक भी छूटने वाला नहीं है। तो चलो आपको अगला क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा होगा, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, चार ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, कुकुरमुत्ता, पुरुष और शैवाल। तो सेप्रोट्रॉप्स होता क्या है? तो देखो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 10 में एक चैप्टर है न्यूट्रिशन के बारे में, 9 क्लास में। तो क्या है? पोषण के माध्यम, जैसे हम लोग पोषण करते हैं, तो कैसा पोषण करते हैं? डायरेक्ट अपना खाना खुद बनाते हैं क्या? नहीं, प्लांट्स भी पोषण करते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। हाँ, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उस तरह को क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो दूसरे से खाना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? परपोषी बोलते हैं। तो देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को बांटा गया, पोषण लेने के माध्यम को बांटा गया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने कैटेगरी में होता है? हम दो। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पोषण के माध्यम कितने कैटेगरी में बांटा गया? आपको दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोप्स जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपोषी। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी, जिसमें आपके क्या आ गया? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, और PLANTS ग्रीन प्लांट्स हो गया, और आपके साथ इसमें क्या हो गया? हरित शैवाल भी अपना खाना खुद बनाते, क्योंकि हरा वाला जो शैवाल होता है उसके पास अपना क्लोरोफिल होता है। तो जितना भी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स है ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप। तो ये हो गया ऑटोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के ऑटोट्रोप साधन। अब बात करते हैं होता है परपोषी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोट्रोप्स या हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? परपोषी। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी आप नोट करते जाना, ठीक है, परपोषी। अब परपोषी में भी अलग अलग तरीके से होता है, हम लोग भी परपोषी के अंदर आते हैं। लेकिन परपोषी में कोई मीट खाता है, कोई शाकाहारी खाता है, कोई मरा हुआ खाता है, तो इसको भी कैटेगराइज कर गया। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत देखो शानदार है, आपको इस तरह पढ़ा देंगे, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं चाहिए। हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन कौन आता है? एक आता है सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोट्रॉप्स इसको बोलते हैं। जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है क्या है? आपका यहाँ पे क्या है? सेप्रोट्रॉप या सेप्रोट्रॉपिक।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर दूसरा क्या है, पैरासाइट, क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर तीसरा क्या है, होलोजोइक, क्या बोलते हैं इसको, होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना, इसको बोलते हैं ये मृतपोषी होते हैं। क्या होते हैं ये, मृतपोषी। तो देखो मृतपोषी, नाम से पता चल रहा ना, मृतपोषी। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसे जीव जो अपना खाना सड़े गले चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, डेड डिके मटेरियल खाते हैं। जैसे रोटी सड़ गया फेंक दो, उसके ऊपर तो क्या लगता है भाई, फंगस ही तो लगता है उसके ऊपर। ब्रेड के ऊपर मोल्ड लग जाता है तो फंगस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फंगस हो गया। फिर मोल्ड, मोल्ड मतलब तो फंगस, ब्रेड मोल्ड हो गया, उसके ऊपर सादा भूरा भूरा, अचार में खुला छोड़ दे तो भूरा भूरा। फिर मशरूम भी तो एक तरह के क्या फंगस भी है ना, मशरूम भी। तो ये सब क्या है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। अब पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी, जो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्रदान करते हैं। क्या आ गया ये, परजीवी, जो दूसरे से पे डिपेंड रहते हैं। देखते हो प्लांट्स के ऊपर, देखते हो कभी कभी कोई बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसके ऊपर सादा सादा अमरबेल का लत्ता, क्या हो गया, अमरबेल का लत्ता। फिर कसकूटा, उसी को बोलते हैं। तो कौन हो गया, अमरबेल, उसी को क्या बोलते हैं, कसकूटा, उसी को अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल, देखते हो पौधे के ऊपर अमरबेल का लत्ता पीला पीला रहता है, पौधों से न्यूट्रिशन चूसता है, ठीक है, वो हो गया परपोषी। फिर हमारे देखते हो कभी कभी फीता कृमि, किसी का पेट में लंग्स होता है ना, लीवर में जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी क्या 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 पाया जाता है, राउंड वर्म या फीता कृमि पेट के अंदर। तो वो भी क्या करते हैं, हमारे लंग्स के अंदर का न्यूट्रिशन को हमारा क्या करते हैं, चूस लेते हैं। तो कसकूटा भी हो गया, वो भी हो गया। अब आपका बात करते हैं, कसकूटा हो गया। फिर एक और एग्जांपल है आपका, मैं बता दे रहा हूँ, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी क्या करते हैं, पैरासाइट। अब बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, पूर्णभोजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णभोजी। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलो वो कौन होता है भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे वाले होते हैं ना, जो क्या करते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग मतलब खाना तो खाते हैं, है ना, वो उनका डाइजेशन अंदर होता है, और डाइजेशन के 5 प्रोसेस में होता है। जैसे हम लोग पाचन जिस तरह करते हैं अच्छे तरीके से, कितने स्टेज में, 5 स्टेज में करते हैं, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, इमल्सिफिकेशन, फिर क्या हो गया, बाहर निकाल देना, एक्सक्रीशन। तो उसी तरह के जो एग्जाम्पल आते हैं आपको क्या बोलेंगे, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कौन करते हैं, मनुष्य, मनुष्य हो गया। फिर डॉग हो गया, फिर काऊ हो गया। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। मतलब जो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाना खाएं या सॉलिड फूड को क्या करते हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। किसके द्वारा, डाइजेशन करके। डाइजेशन भी 5 स्टेज में होता है। मतलब उच्च कैटेगरी के वर्ग के जो लोग होते हैं वो होलोजोइक करते हैं। तो ये याद आपको रखना है। तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सेप्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन है, मृतजीवी। कौन होगा, फंगस, फंगस नहीं है इसमें, कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता भी फंगस का टाइम है। ऑप्शन नंबर आपका 12 का सी हो जाएगा, सॉरी 2 का सी हो जाएगा आपका। सी बोल रहे हैं, किस में दिया हुआ आपका, बी इज द राइट आंसर। इसको आप लोग देख लो। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अगला क्या, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे संवेग क्या होता है। संवेग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। संवेग को क्या, सॉरी संवेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम बराबर होता क्या है, याद रखना। मोमेंटम बराबर, पहले फॉर्मूला तो जानेंगे। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये संवेग का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ये संवेग का फॉर्मूला होता है। तो मास ये क्या हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और ये क्या हो गया, वेग। तो द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर किस में है, देखो तो ऑप्शन नंबर 13 का सी, है ना। अब संवेग का बात करते हैं, संवेग होता है क्या। संवेग डिपेंड किस किस चीज़ों पे, देखो संवेग होता है क्या, जैसे मान लो एक मच्छर आपके ओर आ रहा है, ठीक है, और एक मच्छर आपके ओर आ रहा है, और एक ट्रक आपके ओर आ रहा है। तो किसका संवेग ज़्यादा है, किसका संवेग ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा मास होगा, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका संवेग ज़्यादा है। क्योंकि आपको अगर ट्रक से आघात होगा तो ज़्यादा चोट किस में लगेगा, ट्रक से। तो ट्रक का संवेग ज़्यादा है। तो याद रखना, जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा संवेग भी बढ़ेगा, जिसका जितना ज़्यादा वेलोसिटी संवेग भी उतना। तो मान लो कोई ये मार्कर है, अब धीरे से बोर्ड में मारे तो इसका वेलोसिटी कम है, तो संवेग का इंपैक्ट भी कम होगा, लेकिन कस के मारे तो वेलोसिटी बढ़ाने से संवेग भी आपका क्या होगा, बढ़ जाने वाला। तो संवेग दोनों चीज़ें पे डिपेंड रहता है, मास और वेलोसिटी। जितना ज़्यादा वजन इसका रहेगा और जितना तेज मारेंगे तो मास भी ज़्यादा, वेलोसिटी भी ज़्यादा, संवेग और बढ़ जाने वाला, दोनों चीज़ें पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो याद रखना। अब संवेग का
संवेग का एसआई यूनिट क्या होगा? देखो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, देखो संवेग बराबर होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का क्या हो गया केजी, अब वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, केजी मीटर सेकंड इनवर्स आप लोग लिख सकते हैं। ये क्या होगा इसका एसआई यूनिट, इसका क्या हो गया एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और संवेग कैसा क्वांटिटी है, क्वांटिटी दो तरह का पढ़े हो ना, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर क्या हो गया सदिश राशि, स्केलर अदिश राशि। ये कैसा, तो संवेग जैसे मान लो इसको हम फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो किसी डायरेक्शन में तो फेंक रहे हो ना, वेग उत्तर की ओर फेंक रहे, ऊपर की ओर फेंक रहे, तो डायरेक्शन बता रहे हैं और इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, कुछ ना कुछ होगा ना संवेग का वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा एक आपका सदिश राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा भी है, ठीक है। तो ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैसा है वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे सदिश राशि, जिसमें दिशा एवं परिणाम दोनों है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है, देख सकते हो। अब बात करते हैं NH4, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ना, इसका आंसर 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किस दिशा के विपरीत होती है? नकारात्मक त्वरण दो तरह का होता है। नकारात्मक त्वरण क्या बोल रहे हैं किसकी दिशा के विपरीत होती है? तो सबसे पहले जानेंगे त्वरण क्या होता है, त्वरण में भी नकारात्मक त्वरण क्या होता है। तो देखिए त्वरण क्या होता है बता दे रहे हैं, ठीक है। और यार अब देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होती है? तो त्वरण क्या होता है, होता क्या है? तो सबसे पहले त्वरण जानेंगे। और एक होता है क्या होता है नकारात्मक त्वरण। तो त्वरण को एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ए बराबर आपका क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा v माइनस यू बाई, अब तो चलो यहाँ लिखे, तो a बराबर क्या होगा v माइनस यू बाई टी। v क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी और u क्या हो गया प्रारंभिक वेग, v फाइनल वेलोसिटी। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको दो कंडीशन लेना होगा। देखो एक ऋणात्मक त्वरण होता है और एक धनात्मक त्वरण। तो समझो क्या होगा, मान लेते हैं ये रोड है, इस रोड पे एक कोई कार चल रहा है और कार की गति क्या है तेज गति की कार, तेज गति की कार। इसको समझने के लिए कंडीशन समझ आओ तो कभी क्वेश्चन नहीं समझा। तेज गति की कार है, मान लिया तेज गति की कार है, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग, मान लिया इसका प्रारंभिक वेग u, ठीक है। तेज गति की कार की दिशा कौन है v साइड में, इधर आगे की ओर चल रही है, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अब एक्सेलरेशन तेज गति की कार है। अब मान लिया इसका प्रारंभिक वेग 5 था, प्रारंभिक वेग 5 था, इस कार का प्रारंभिक वेग 5 था और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गया। समझा कि अब आपको समझ में आया। तो इसका त्वरण क्या होगा, अब मान लीजिए टाइम कितना लिया, मान लीजिए टाइम आपका ले लिया है 2 सेकंड में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक्सेलरेशन निकालिए क्या होगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी। v कितना हुआ 10 माइनस u कितना 5 बाई टी कितना 2 सेकंड में, 10 में से 5 गया तो 5/2 है ना, कितना हो गया 5/2 क्या होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है। तो त्वरण क्या आया प्लस में आया कि नहीं आया, क्या है त्वरण प्लस में। इसका मतलब त्वरण प्लस में आया तो एक्सेलरेशन भी आगे की ओर होगा, मतलब वेलोसिटी तो आगे कार चल ही रहा है तो त्वरण का वैल्यू भी क्या आया प्लस में आया। जब कार की गति क्या तेजी में तो एक्सेलरेशन भी प्लस में आया। तो इसी को क्या बोलेंगे, कार तेजी में चल रहा है, इसी को बोलेंगे धनात्मक त्वरण। क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक त्वरण। तो याद रखना धनात्मक त्वरण, कोई भी तेज कार चल रहा है, कोई भी तेज गति में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसमें कैसा त्वरण होता है धनात्मक त्वरण होता है। और क्या होता है वेग की दिशा के समान होता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, कोई धीमी गति का कार है, कोई धीमी गति का कार कैसे, मान लेते हैं कोई कार चल रहा है, कोई कार था, ठीक है, रोड पे कोई एक कार चल रहा था, है ना। मान लिया कोई कार चल रहा था, इसका प्रारंभिक वेग और किधर चल रहा है डायरेक्शन है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है। अब देखो होगा क्या इसमें, अब मान लेते हो इसका इनिशियल वेग शुरू में स्टार्टिंग वेग कितना की स्पीड से चल रहा था, कार 10 की स्पीड से चल रहा था। आगे देखा कि कोई आदमी आ गया, उसके चलते इसका वेलोसिटी में कमी आया, अपना कार रफ्तार को स्लो कर दिया और कितना कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से अब रफ्तार कितना कर दिया, फाइनल वेलोसिटी भी कितना कर दिया 5 मीटर पर सेकंड कर दिया। मतलब कार को तेज चल रहा था धीमा कर दिया कोई ब्रेकर आने की वजह से। अब कितना, तो 10 से 5 धीमा करने में समय कितना लगा उसका, मान लिया टाइम बराबर
2 सेकंड। तो अब इसमें एक्सेलरेशन निकाल के देखो तो क्या होगा, तो ए बराबर क्या बोलता है, v माइनस यू बाई टी। भी क्या है, अंतिम वेग इसका कितना है 5 और प्रारंभिक वेग कितना है इसका 10 है, और टाइम कितना लिया 2, तो कितना हो गया -5/2, तो आपका कितना -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो एक्सेलरेशन किस में आया, माइनस में आया ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे किस में आया, माइनस में आया। तो अब एक्सेलरेशन इधर तेज गति में एक्सेलरेशन प्लस में आया था, इसका मतलब आगे की ओर जा रहा होगा, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन क्या आया, माइनस में आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन का दिशा क्या हो गया, बदल गया। एक्सेलरेशन माइनस में आया मतलब दिशा भी बदल गया, तो इधर का एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया। तो देखो तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर कब हो गया, जब कार धीमी गति में हो गया, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया, तो क्या वेलोसिटी के वेग के दिशा के विपरीत। तो याद रखना, तो वेग के दिशा के विपरीत कब हो गया, जब त्वरण क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। तो निगेटिव एक्सेलरेशन में आपका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो ये प्रूफ भी हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन देखो बन जाएगा, क्या बोल, नकारात्मक त्वरण। तो यही जो निगेटिव एक्सेलरेशन आया, ये जो आया ना आपका माइनस में आया, तो इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन, है ना। ऋणात्मक त्वरण को निगेटिव एक्सीलरेशन, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन बोलते हैं, और ये मंदन का कंडीशन है। तो ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है, वेग का दिशा के अपोजिट होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, तो किसके नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसके दिशा के विपरीत होता है, तो ऑप्शन नंबर वेग के दिशा। और पॉजिटिव में क्या होता है, वेग के दिशा के समान दिशा में होता है। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया होगा इसको। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लेना। दो तरह का, कोई भी कार तेजी में चल रहा तो उसमें तुरंत प्लस होगा पॉजिटिव। अब तो तेजी में चल रहा, कोई आदमी को देख लिया तो कार धीरे हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी कम हो गया, तो उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन उसी को बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, अब देखो बात करते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपको, NH4 ये अमोनियम है। अब बात करते हैं NH4 अमोनियम सल्फेट है ये। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है NH4 के एक अणु में कितने परमाणु हो गए, तो एक अणु कितना, एक ही अणु में कितने परमाणु, तो ऑप्शन देखो, ये N क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना अणु है, नाइट्रोजन के एक अणु, एक अणु में एक ही परमाणु तो एक है, फिर प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का एक अणु में कितना परमाणु, 4 है, तो गुना 4, अब ब्रैकेट 2 है, 2 दे दो। सल्फर का एक ही वन है, एक है, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, सल्फर का एक है, फिर प्लस ऑक्सीजन का एक अणु में कितना परमाणु, 4 परमाणु। अब जोड़ दो सबको। ठीक है, ये इसका हो गया, अब ये इसका, तो एक देखो 4 एकम 4 और 1 5 गुना 2 प्लस 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 15। तो अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितना परमाणु होगा, 15। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हो रहा है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। तो ये क्या है, ऊर्जा का ऐसा यूनिट है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर कितना बोलते हैं हम लोग, 1 जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 जूल, है ना। और ऊर्जा का खपत किस में होता है, जूल में होता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना जूल के बराबर होता है, हमको ये निकालना है। तो समझो 1 किलो, तो 1 किलो में कितना, 1000 वाट, 1000 वाट हो गया। अब आवर है, आवर को कन्वर्ट कर दो किस में, सेकंड में। तो सेकंड में करें 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुना 60 हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, 6 36, 6 कितना हो गया, 36 पे कितना, 2 3 5 0, 1 2 3 4 5 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 36 गुना 10⁻5 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, आपको इसको एक पॉइंट देंगे, यहाँ पर 3.6 करेंगे तो ये 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा होता है। तो ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर किस में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है ना। अब देखो बात करते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या है, ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है।
मतलब देखो न्यूलैंड ऑक्टेव साहब ने ऑक्टेव रूल दिया था, तत्वों के वर्गीकरण अलग अलग साइंटिस्ट दिया था। डोबेराइनर ट्राइड ने तिर्यक नियम दिया था, ये कल का वीडियो में बताएं, कल का वीडियो जो नहीं देखा देख लो। फिर उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव ने अष्टक नियम दिया, फिर उसके बाद मेंडलीव ने आवर्त सारणी पहली बार दिया, फिर अभी जो पढ़ रहे आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले के द्वारा दिया गया। ये सब पढ़ा दिए इसलिए आज नहीं पढ़ा रहे। तो अब बात करते हैं ऑक्टेव वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉ में कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। ऑक्टेव में कौन सा अंतिम तत्व, देखो सबसे पहले न्यूलैंड साहब ने कौन सा रूल दिया, ऑक्टेव रूल दिया। कब दिया, 1866 ईस्वी में शायद ये दिया है ना, 1866 ईस्वी में न्यूलैंड ऑक्टेव ने ऑक्टेव रूल दिया। अब इसमें क्या क्या तत्वों को इन्होंने कैसे सजाया, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, मतलब एटॉमिक मास के आधार पे सजाया गया। तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के अनुसार सजाया। इन्होंने बोला कि जो तत्व को सजाया गया ना उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया। अब इन्होंने क्या किया, अब जो बोला था इन्होंने तत्वों को कैसे सजाया, जो सारे गामा पा के 7 सुर होते हैं उसके आधार पर बोला कि पहला और जो 8वां होगा वापस क्या होगा, सब समान होंगे। ठीक है, तो अब याद रखना न्यूलैंड के समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं न्यूलैंड के समय, न्यूलैंड का जो रूल था ना उसमें ये पूरी तरह से फॉलो फिट नहीं आते थे तत्वों का जो सजाया हुआ था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, क्योंकि इनका जो होता था ये लागू कहाँ तक हो पाता था, याद रखना न्यूलैंड का वर्गीकरण है जो तत्वों को सजाने का, ये लागू कहाँ तक हो पाता था, लागू हो पाता था कैल्शियम तक। और न्यूलैंड के तत्वों का जो वर्गीकरण था उसमें अंतिम तत्व कहाँ था, अंतिम तत्व क्या था, अंतिम तत्व थोरियम था। याद रखना कैल्शियम तक लागू होता था, अंतिम तत्व थोरियम तक कितने तत्व ज्ञात थे, 56, तो अंतिम तत्व थोरियम था। याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर की जरूरत, क्या पूछा है आपको, कौन सा अंतिम तत्व थोरियम दिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किस क्रम में सजाया है, तिर्यक नियम वाला कब दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया गया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपको ये देखना, तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो लाल चींटी काटती है तो देखते हो हमें लहर उत्पन्न होती है। तो लहर क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर एसिड क्या इंजेक्ट कर दिया, और एसिड क्या होता है, एसिड आपको क्या करता है, उसी के कारण हमको जलन महसूस होता था। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एसिड पाए जाते हैं, तो किन किन में क्या क्या एसिड पाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में, तो सबसे पहले जानते हैं, पूरी दुनिया जान रही है लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, इसमें कोई कहने वाली बात है, तो इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा सा हम लोग संधि विच्छेद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन क्या क्या कुछ हम लोग एसिड लिखवा दे रहे हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के बाद हो गया आपका ऑप्शन में देख सकते हैं हम लोग क्या, मैलिक एसिड है ना, मैलिक एसिड। फिर आपका बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड हो गया। फिर आपके बात हो गया टार्ट्रिक एसिड आपको बताना है। ठीक है, अब इसे कमेंट करके जल्दी बताना कि इसमें क्या। फिर एक बार है टैनिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, टैनिक एसिड। फिर आपका हो गया आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखो फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, चींटी एवं मधुमक्खी भी है। याद रखना, चींटी एवं मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया था। मैलिक एसिड, ठीक है, आपका मैलिक एसिड किस में पाया था, एप्पल में। याद कैसे रहेंगे, मैला एप्पल होता है मैला, उसको धो के खाना चाहिए, मैला से मैलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड किस में आपका पाया जाता है, स्पाइनच में। अब बोलोगे भाई स्पाइनच क्या होता है, तो स्पाइनच पालक साग खाए हो, पालक में। ठीक है, अब बात करें टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड तो आपको पता है इमली में, खट्टे आम में और अंगूर में, है ना, इमली में पाया जाता है। फिर खट्टे आम में, याद रखना, खट्टा आम में और अंगूर में बहुत लोग मार देते हैं सिट्रस तो खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर क्या है, टैनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है भाई। टैनिक एसिड चाय में जो होता है ना, टी में, चाय में आपका टैनिक एसिड पाया जाता है। फिर बात करते हैं लैक्टिक एसिड, तो देखो लैक्टिक एसिड क्या किस में पाया जाता है, दही में, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ड।
अब दही के अलावा भी तो पाया जाता है, दही के अलावा किस में पाया जाता है? दूध में। दूध में भी किस में? खट्टे दूध में। देखो जब दूध पीते हैं हम लोग सीधा डायरेक्ट दूध तो खट्टा होता है। खट्टा दूध किसके कारण होता है? उसमें लैक्टिक एसिड का प्रेजेंस होता है। ये आप लोग नोट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर आपसे पूछा है क्या? चींटियों में लाल अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में एक ग्राफ बनाया हुआ और उसमें बोला गया एक नेटल नाम का पौधा होता है। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा होगा फिगर, एक नेटल नाम का पौधा होता है और उस पौधे में जानते हो क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेटल में एसिड पाया जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी जंगल में घूमने जाओगे तो एक पत्ती टाइप से होता है। ठीक है, एक नेटल नाम का ऐसा पत्ती होता है। ठीक है, ऐसा ये पत्ती होता है और ये शाकाहारी वृक्ष होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? नेटल पत्ती के डंक होता है। नेटल पत्ती होता है जंगलों में जो पाया जाता है, ये डंक होता है और इसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड, है ना। इसीलिए इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? बिच्छू वाले पौधे भी बोलते हैं। और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। एक नेटल नाम के पौधा है। क्या नाम है इस पत्ती का? क्या नाम है? नेटल पौधे में क्या है? नेटल पौधे के डंक में। नेटल पौधे, ये दिख रहा है ना? नेटल पौधे के डंक में। नेटल पौधे के डंक, तो पत्ती में बाहर से डंक जैसा रहता है और वो अपने हाथ में जैसे पत्ती टच हो गया, हाथ में जैसे गड़ा तो आपके बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर देगा? अपना सुरक्षा करने के लिए मेथेनोइक एसिड, और ये लहरता बहुत लहर देता है। अच्छा अब बताओ, एसिड आपके बॉडी में चला गया तो अब लहर से कभी कभी सुने होगे ना बचपन में, ये कहावत है, देखो हर चीज़ के पीछे साइंस होता है। कभी कभी आपको घर में मधुमक्खी काट लिया तो मम्मी बोलती है चूटी काट ले तो लोहा ले लो, जंख लगा लोहा में रगड़ो। काहे बोलते हैं? रीज़न कुछ होगा ना, ऐसे ही तो पागल लोग नहीं है ना। तो देखो सबको पता है लोहा में रगड़ने से ठीक हो जाता है। तो क्या होता है इसके पीछे का रीज़न पता है? साइंटिफिक रीज़न देखो होता क्या है एक्चुअली। मान लो मेरे को चींटी काटा, तो चींटी काटा, इसको देख लो मिटा देते हैं। ठीक है, तो चींटी काटा तो मेरे बॉडी में कौन सा एसिड आ गया? फॉर्मिक एसिड आया। फॉर्मिक एसिड आया मेरे बॉडी में। कौन सा एसिड आया? फॉर्मिक एसिड आया। और हम जंख लगा लोहा है, लोहा को रगड़ रहे हैं, तो लोहा जंख लगा लोहा वाला रगड़ते हैं तो लोहा में क्या होता है? Fe2O3। लोहा किसका होता है? मेटल का ऑक्साइड है। और मेटल का ऑक्साइड का कैसा नेचर होता है? ये बेसिक इन नेचर। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो लोहे का जो ऑक्साइड है कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। आपको काटा है चींटी, चींटी में था एसिड और आप लोहा रगड़े, लोहा में था बेस, तो ये अम्ल था। अब बेस को हिंदी में क्षार बोलते हैं। तो बेस और एसिड रिएक्शन आपस में किया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या बोलता है? साल्ट प्लस वाटर बन जाता है, जिसके तहत क्या होता है? हमको थोड़ा सा, जिसके तहत हमको क्या मिलता है? शांति मिलता है ना। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसीलिए रगड़ने से क्या होता है? एसिड में क्षार के साथ अभिक्रिया होने से क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इसीलिए हमको क्या ठंडक, थोड़ा सा राहत महसूस हिलता है। मतलब कि एसिड का जो क्या है आपका क्या बोलते हैं उसका तेज जो प्रकृति है वो थोड़ा सा क्या होता है? धीरे धीरे कम जलन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ठीक है, और ये भी आपको बताना हमारे पेट के अंदर भी एक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है? अब ये बताने की जरूरत नहीं, पूरा दुनिया को पता है कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? तो सबसे पहले क्या प्रतिरोध में थे? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम, ओम को उल्टा घड़ा जैसा डिनोट करता है। प्रतिरोध किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, पूछता है प्रतिरोध जो होता है ना किस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध अगर बढ़ा दिए, मान ली कोई तार है, तार का प्रतिरोध बढ़ा देने से करंट क्या होगा? कम हो जाए। कि प्रतिरोध क्या करता है? किसी भी कंडक्टर में धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध किस किन चीज़ों पर डिपेंड रहता है? मान ली तार है, कि तार के किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो याद रखना तारक पदार्थ। हेलो, तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है। तो प्रतिरोध जो होता है ना तार के अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब कि कंडक्टर के अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है प्रतिरोध? तो याद रखना पदार्थ की लंबाई पे, मतलब ये कोई तार है, तार का कितना ज़्यादा लंबाई, तो लंबाई पे डिपेंड करेगा। फिर किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे, एरिया मतलब क्षेत्रफल पर। फिर पदार्थ की प्रकृति कैसा है? नेचर कैसा आप यूज कर रहे हैं? प्रकृति। ठीक है, फिर टेम्परेचर पे, तापमान पे भी है ना, टेम्परेचर पे।
तो पदार्थ की प्रकृति जो पदार्थ का किसी भी तार का प्रतिरोध 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लंबाई पे। तो अब क्या होगा, लंबाई के क्या होता है, तो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो लंबाई के समानुपाती होता है। फिर एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एरिया के उल्टा होता है प्रतिरोध, अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। जैसे मान लो अभी पतला तार आप यूज कर रहे हो, जैसे ये मेरे पास तार है, ठीक है, ये पतला तार यूज कर रहे हो, पतला तार यूज कर, इसका एरिया कम है डायमीटर, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जैसे ही यहाँ इसके जगह मोटा तार यूज करोगे जिसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए ढेर सारा एरिया मिल जाएगा, तो क्या होगा, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम हो गया। किसके कारण, एरिया बढ़ाने से। तो एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, तो लंबाई के समानुपाती होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना लंबा तार आप ले जाओगे प्रतिरोध उतना ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो क्या होगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेचर, पदार्थ की प्रकृति आप कैसा यूज कर रहे हो। अब आप मान लो हम घर में लगाए हैं, लोहा का तार लगा दिए, लोहा का तार से करंट अच्छा से फ्लो होगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन उसी की जगह कॉपर वायर यूज करेंगे, तो कॉपर वायर की प्रकृति कैसी होती है, नेचर, करंट अच्छे से आसानी से फ्लो होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी कम होता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है आप किस तरह। अब चांदी का लगा लोगे तो बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही अच्छा प्रतिरोध, जिसमें सबसे कम प्रतिरोध है कौन है, चांदी का तार, लेकिन वो महंगा यूज नहीं कर पाएंगे, तो प्रकृति के भी डिपेंड करेगा। अब टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो ये याद रखना है ना। तो प्रतिरोध जो होता है टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये तार है, अब ये तार का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे ही तार का अंदर का क्या बना है, टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, तो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहा था ना, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण तार के अंदर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, आपस में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, कॉलिजन होगा ना, पार्टिकल्स का कॉलिजन होगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स का कॉलिजन होगा, और जो आपका करंट आ रहा था, करंट को आसानी से वो आने नहीं देगा, जिससे प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रतिरोध बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, एरिया के उल्टा होता है, एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसीलिए देखो दूर केबल से तार लाते हैं, मोटे मोटे केबल में तार लाते हैं, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो आराम से करंट आ सकता है। ठीक है, और प्रकृति पर भी डिपेंड है। 4 चीज़ आप लोग रट लेना, बहुत लोग तीनों को रटते हैं, ठीक है, ये चौथा भी आप लोग को रट लेना। ठीक है, तो चलो यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर कर देना, बिना बोले, आप लोग समझदार हो। ठीक है, तो चलो बाकी अब अगले दिन